Okay, start like up to 10 o'clock. सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूंगा। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सतीश है और मैं एक शराबी हूँ। Hi. हाय एवरीबॉडी। केवल ईश्वर की कृपा है, आप सभी भाइयों का समय समय पर मिलने वाला साथ है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का 12 कदमों का कार्यक्रम मैंने होम ग्रुप लिया हुआ है, स्पॉन्सर लिया हुआ है और अल्कोहलिक्स अनोनिमस की सेवा में रहने के कारण आज अभी तक इस पल तक शराब को जहरीला घूंट नहीं लिया और आज एक बहुत बढ़िया लाइफ में जी रहा हूँ। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई दूंगा, क्योंकि आज ही के दिन इस धरातल पर, इस पृथ्वी पर उस महान आत्मा ने आज जन्म लिया था, जिनको हम बिग डब्ल्यू के नाम से जानते थे। 26 नवंबर 1895 को उनका विलेज स्ट्रीट, डॉर्सेट, वर्मोंट, यहाँ पर उनका जन्म हुआ था। और शायद ईश्वर को मुझ जैसे शराबी की चिंता थी कि शायद भविष्य में शराबी बनने वाला है, तो ये ऐसी एक आसामी इस पृथ्वी पर लाना चाहिए और ईश्वर ने वो मेरे लिए वो काम किया हुआ है। आज दिल साहब का जन्मदिन है। मैं सबको बधाई देता हूँ कि शायद अगर ये बंदा इस पृथ्वी पर नहीं आता तो शायद हमारे जैसे कितने लोगों के घर में आज फोटो टंग गई रहती। तो उनको मैं अपने तरफ से आज एक अभी तो इस दुनिया में नहीं है, मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि वो ईश्वर उनकी आत्मा को एक वैकुंठ में स्थान दे। दोस्तों, आज जो हमारे दो को फाउंडर थे आज इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन जाते जाते इन्होंने हमको एक 3 विरासतें दी गई है इनके द्वारा, जो जिसे हम रिकवरी, यूनिटी और सर्विस कहते हैं। 36 तत्वों का कार्यक्रम हमें हमारे जीवन को सुधारने के लिए उन्होंने दिया हुआ है। 12 कदम जो है वो मेरे वैयक्तिक पर्सनल रिकवरी के लिए है। उसी प्रकार 12 जो परंपराएं दी गई है वो हमें एकता के लिए दी गई है। मुझ जैसे शराबी का जीवन बचाने के लिए 12 कदम, उसी प्रकार मुझ जैसे शराबी से अल्कोहलिक्स अनोनिमस को बचाने के लिए 12 ट्रेडिशन दी गई, इसलिए ताकि अल्कोहलिक्स अनोनिमस बची रहे। और उसी प्रकार मेरे रिकवरी को एक जो समाज से फेंका हुआ शराबी जो किसी के काम का नहीं था, वो किसी के काम आ सके, उसके लिए एक सर्विस का माध्यम भी उन्होंने दिया हुआ है, जो इनडायरेक्टली मेरे सोब्राइटी से रिलेटेड होता है। दोस्तों, और एक तीनों जो सर्कल एंड ट्रायंगल जो लोगो दिया हुआ है, अब जैसे कि देवेंद्र भाई ने बताया कि इतिहास के बारे में, तो थोड़ा सा अवगत कराना चाहूंगा कि सर्कल एंड ट्रायंगल लोगो जो है, सर्कल बोलो तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस का पूरा हमारा वर्ल्ड, जो हमारी सोसाइटी है, ये सर्कल है जो मेरा सुरक्षा कवच है। और उस सुरक्षा कवच में ये 3 पैर दिए हुए हैं, जिसे 3 पैरों का स्टूल भी कहा जाता है। ये तीनों पैर के स्टूल का जो एक भी पैर अगर थोड़ा सा भी 19-20 रहा तो मेरा स्टूल डगमगा जाएगा। तो इसलिए मेरे को तीनों जो है, किसी एंगल से भी देखो तो उनका वो जो त्रिकोण बना हुआ है एक समान है, यानी मेरी तीनों जगहों पे मेरी जरूरत है, तीनों जगहों पे मैंने एक समान काम करना है। तो जो सब्जेक्ट दिया है उसके तरफ जाने के पहले कुछ मैं अपने वही पर्सनल लाइफ के कुछ बातें बताना चाहूंगा, पर्सनल स्टोरी। कि मैं बचपन से अपने घर में शराबी माहौल देखा हुआ था। मेरे पिताजी अल्कोहलिक थे और एक 11 या 12 साल की उम्र होंगी, उनका अल्कोहलिक इतना बढ़ गया था कि उनका देहांत हो। मैं घर में सबसे छोटा था 3 भाइयों में और एक बहन, और बड़ा भाई वो भी अल्कोहलिक बन चुका था पिताजी के जमाने। यानी एक घर में 2 अल्कोहलिक जब होते हैं तो कैसा माहौल होता है। तो वो सब मैंने चीजें देख लिया था घर में, गाली गलौज, लड़ाई झगड़े, खाने के वादे और हर एक चीज की तंगी, वो सब मैं देख चुका था। तो एक शराब और शराबी के प्रति मुझे नफरत थी, लेकिन एक बचपन से वो चीज के प्रति, शराब के प्रति एक क्यूरियोसिटी भी थी कि यार इस चीज में ऐसा है क्या, कि पहले ये लोग बहुत अच्छे रहते और ये पीने के बाद में इनमें बदलाव आता है। तो वो आकर्षण बचपन से ही था और एक कि अपन भी इसको एक बार चख के देखेंगे इसमें होता क्या है, इससे ऐसा क्या फर्क पड़ता है। जैसा कि मैंने बताया, माली हालत खराब थी तो उम्र के 17, 18, 16 साल से ही मैं काम धंधे पर लग गया।
और काम धंधे पे लगने के कारण एक समय से पहले मैं जवान हो गया, बड़ा हो गया, पैसा हाथ में आ गया, मेरे से बड़े लोगों के साथ में दोस्ताना चालू हो गया। और उम्र के 17वें साल में मेरे को वो ऑकेजन मिल गया कि शराब मेरे जीवन में आ गई। और इंग्लिश का एक पैक पिया था, और वो एक पहला ही पैक मेरे को ऐसा किक मार के गया कि वो एक कॉन्फिडेंस आ गया। तो एक डरा सहमा सा रहने वाला बच्चा, किसी से बातचीत नहीं करने वाला, डांस नहीं करने वाला, तो 40 लोगों की पार्टी में एक पैक किया और वो सब चीजें मैंने कर लिया, 40 लोगों से दोस्ती भी हो गई। तो शराब के प्रति जो बचपन से जो एक नफरत है थी, वो मेरे विचार थोड़े बदल गए। अंग्रेजी शराब अच्छी है, ये लोग देसी शराब पीते हैं ना, इसके कारण ये तमाशे करते हैं। अंग्रेजी शराब अच्छी है। और वो पहली बार मिला हुआ कि मैं वो फिर बार बार कैश करने की कोशिश करता रहा। अब उस समय मेरे उम्र के लड़के नहीं पीते थे, तो फिर वही अपने से बड़े लड़कों के साथ में दोस्ताना, नौकरी करता था तो दोस्ताना बढ़ते जा रहा था। पर वो फिर ऑकेजन ढूंढना चालू हो गया, पिकनिक जा रहे, कोई होली है, घर पे करते ऑकेजन तैयार करना चालू हो गया। लेकिन शराब को कैसे पिया जाए ये मैं दुनिया को दिखा। इस प्रयोग में मैं करीब 15 साल तक सफल भी रहा। 21 साल का अल्कोहलिज्म रहा, 15 साल तक मैं एक प्रैक्टिशनरी था समझ लो, एक ओकेजनली था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि कभी कभार पीने वाला, फिर वो महीने पे, हफ्ते पे, और एक समय ऐसा आखिर के 6 साल कि मैं एक हैबिचुअल ड्रिंकर बन गया कि रोज शराब लगती थी। और वो शराब कभी जो क्वांटिटी बढ़ना चालू हो गया, और जैसी शराब की क्वांटिटी बढ़ी, शराब ने मेरे जीवन में भी एक अस्त व्यस्तता करना शुरू कर दिया। और सबसे ज्यादा अस्त व्यस्तता थी मेरे परिवार में, सबसे ज्यादा उसका असर वहां दिख रहा था। क्योंकि मेरे पहले प्राइवेट जॉब, फिर ऐसे बड़े बड़े कंपनियों से होते होते मैं एक ऐसे ओहदे पे चला गया कि सरकारी जॉब में, और सबसे ऊंचे ओहदे पे चला गया जहाँ आज मैं हूँ। तो अच्छी सैलरी रेज हो गई। और फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरे में बहुत वो टैलेंट है। मैं, क्योंकि मेरे दोस्त लोग पैसे दे दे के नौकरी हासिल कर रहे थे, कोई तो बाप के भरोसे खा रहा था, और मैं कम उम्र से अपनी जवाबदारी संभाल लिया था। उसका भी एक घमंड आ गया था। और फिर शराब का शौक और घर की जिम्मेदारी भी मैं बराबर निभा रहा था। लेकिन शराब के कारण मेरे वाणी में, व्यवहार में, सोच में इतना परिवर्तन आ गया था। फिर छोटी छोटी बातों पे चिढ़ना, लड़ाई झगड़े करना, गालियाँ देना, खाने की थाली या फेंकना, फिर पत्नी के ऊपर हाथ उठाना चालू हो गया, किसी के साथ में भी उलझना, बहुत सारे कांड भी हो गए। अ, कि क्रिमिनल वो भी कांड हो गए। लेकिन कभी शराब मेरी प्रॉब्लम बन गई है या शराब के कारण हो रहा है, ऐसा मुझे नहीं लगा। उसके लिए बहुत सारे कारण थे। क्योंकि मैं पूरी लाइफ कभी देसी शराब को हाथ नहीं लगाया। सवेरे से उठ के कभी मैंने शराब नहीं पिया, केवल शाम को शराब पीता था। अच्छी ब्रांड की पीता था, महंगी शराब पीता था, अच्छे से लोगों के साथ उठना बैठना था। शराबखोरी के कारण ना मैं कभी कर्जे बाजारी हुआ था, मेरे पे कर्जा नहीं था, ना मेरी नौकरी नहीं गई थी, नौकरी पे एब्सेंटिज्म नहीं था, और कोई साहूकार मेरे दरवाजे पे नहीं आता था। मेरी दोनों लड़कियां हैं, जो मुझे दोनों लड़कियां मेरी नागपुर के अच्छे रिनाउंड स्कूल में पढ़ती थी। उनको ट्यूशन, ऑटो रिक्शा, उनकी स्कूल की फीस कभी नागा नहीं होता था। और घर में भी बीबी का हाथ के नीचे बर्तन वाली, कपड़े धोने वाली, पोछे वाली, सब कुछ। ये सब मेरा ठाट था। और कभी मैं गिरा पड़ा नहीं, कभी शराब के कारण मुझे हॉस्पिटलाइज करना नहीं पड़ा, और ना ही कभी मेरे घर वालों ने मेरी शराबखोरी के लिए, शराब छोड़ने के लिए प्रयत्न किया। तो मुझे ऐसा लगता था मेरा शराब पीना एक मॉडर्न है। मैं अच्छी क्वालिटी की पीता हूँ और अच्छे वातावरण में पीता हूँ, और मेरे शराबखोरी के कारण किसी को तकलीफ नहीं। क्योंकि शराब की परिभाषा ही मेरे नजर में अलग थी, कि जो सवेरे से पीता है, देसी दारू पीता है, जिसके घर में खाने पीने की लाले पड़े हुए है, कर्जा से लबालब है, उसकी बीवी काम धंधे पे जा रही है, वो शराबी जो 10-10, 20-20 रुपए की भीख मांगता है, वो है जो देसी दारू पीता है। सतीश तेरा वैसा नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब शराब बढ़ रही थी और जीवन में कहीं ना कहीं अस्त व्यस्तता चालू हो गई थी, जो मेरे बिहेवियर में चेंज आने के कारण, मेरे इस शराबखोरी के कारण, मिसेस ने 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर लिए थे। मुझे ऐसा लगता था यार सतीश, तेरा सब कुछ अच्छा है, तूने अपना एक विश्व निर्माण किया है जीरो से। आज तू
किस लेवल पे पहुंच गया है, तो साला एक बीबी को हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, इसके कारण तेरी शराब आजकल बढ़ रही है, तेरे जीवन में कुछ नहीं बचा है। और मैंने भी खुद को खत्म करने के 2 बार प्रयत्न किए, लेकिन दोस्तों ईश्वर को कुछ और मंजूर था, सफल नहीं हो पाया। और मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मैसेज मिला। अब मैसेज मेरे घर में ही मिला। मैंने शुरुआत में जिक्र किया, मेरा बड़ा भाई भी अल्कोहलिक था। वो अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मेंबर बन चुका था। उसकी शराब बंद होके 1 डेढ़ साल हुआ और मेरी जब शुरुआत हुई थी, जब मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया तब उसकी 22 साल की सोब्राइटी हो चुकी। आज आने वाले मार्च में उसको 33 साल पूरे होंगे। तो जब मेरे जीवन में सब शराब तहलका मचा रही थी या मेरी अस्त व्यस्तता हो रही थी, उसने काफी बार समझाने की कोशिश किया कि इस तरह शराब पीना बढ़ रहा है, तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में मेरे साथ चला था। लेकिन दोस्तों डिनाइल पास था। जो जो बातें मैंने अभी बताई, ये बातें मेरे को आने के लिए रोक रही थी। मुझे ऐसा लगता था यार, देसी पीने वाले, हाथ ठेले चलाने वाले, मोल मजूरी काम करने वाले वो लोग आते होंगे, मेरे जैसे के लिए नहीं है। मेरा एक स्टैंडर्ड अलग है। मैं नहीं आ रहा था, लेकिन जब मेरे पास सुसाइड के अलावा कुछ नहीं बचा था, तो मैं चला उसको मन रखने के लिए चल आता हूँ करके 8 दिसंबर 2011 को पहली मीटिंग मैंने नागपुर की थी। और पहले ही मीटिंग शायद ईश्वर ने मेरे लिए प्लान की थी। तो पहले ही मीटिंग में जो जो लोगों के अनुभव मैंने सुने, वो मेरे भी बाप निकले। कोई लेक्चरर था, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, अच्छे इसके थे। और उन्होंने जब अपनी जीवन की गाथा बताई, तो मुझे एक क्लिक करके गया कि नहीं यार, मैं बहुत गलत फहमी में था। इस मीटिंग के बारे में जो मेरी सोच थी वो थोड़ी अलग थी। मैंने इस मीटिंग में आना चाहिए। और पहले मीटिंग से आज से कंटिन्यू मैं वन मीटिंग सोबर बोलता हूँ कि आज तक शराब का वो जहरीला घूंट है, घातक घूंट है, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। पहले 2 दिन से मेरी शराब बंद हो गई। और दोस्तों मेरा सिलसिला चालू हो गया, निरंतर कंटिन्यू मेरी मीटिंग शुरू हो गई। लेकिन कहते हैं कि सिर्फ शराब छोड़ने का अल्कोहलिक्स अनोनिमस का कार्यक्रम नहीं है। तो जो शराब मेरी रुकी हुई है वो रोक के रखना मेरा, क्योंकि ड्रिंकिंग प्रॉब्लम नहीं तो मेरा थिंकिंग प्रॉब्लम है। शुरुआती दिनों में महीना 2 महीना 3 महीना हो गया था, लेकिन मुझे जो रिजल्ट चाहिए तो नहीं मिल रहे थे। क्योंकि मैं परिस्थितियों को, अपने परिवार को दोष दे रहा था, इनके कारण मेरे जीवन की ऐसी वाट लगी हुई है। उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, जो कुछ मेरे जीवन की अस्त व्यस्तता हुई है उसके लिए मैं और मेरी शराब जिम्मेदार है। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस में बार बार जो मेरे सामने में रखा जाता था 12 कदमों का प्रोग्राम। 12 कदम एक मेरे शराबी की सोच को, मेंटेलिटी को ध्यान में रखते हुए हमारे बिरजब्दुल साहब ने लिखे हुए। क्योंकि थोड़ा सा इतिहास में जाऊंगा कि जब 1935 से हमारी संस्था शुरू हो गई थी और 3 साल जो हमारे प्रयोग चले थे, गलतियां करो और सीखो, तब बिल साहब को ध्यान में आया कि हमारा प्रॉब्लम शराब नहीं तो कुछ और है। तो उसको ध्यान में रखते हुए जब बिग बुक लिखने का काम शुरू हो गया था और बिग बुक के 4 चैप्टर बन चुके थे, उस समय बिल डब्ल्यू साहब ने एक रात में केवल आधे घंटे में, 1938 को, 1938 को केवल आधे घंटे में 12 कदम लिख डाले। और ये 12 कदमों का जो पूरा सारांश है, हमारा बिग बुक का 5वां चैप्टर है, हाउ इट्स वर्क, उसमें पूरा ये 12 कदमों का सारांश लिया है। तो और ये 12 कदमों के बारे में बहुत लोगों की ऐसी धारणा है कि पहले ऑक्सफोर्ड ग्रुप के 6 कदम थे, फिर उस 6 कदम को 12 कदम बनाए गए। लेकिन ये पूरा सत्य नहीं है। 12 कदम जो बिल डब्ल्यू ने लिया, तो उसमें मेडिकल साइंस भी है, साइक्रेटिस्ट है, और बहुत कुछ है उसमें। ऑक्सफोर्ड के 6 ग्रुप तो है ही है, लेकिन उस समय डॉक्टर विलियम जेम्स का जो किताब था, वेराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस, उसमें का बहुत सारा सारांश 12 कदमों में। एक बहुत बड़े लेखक थे, जे रसेल उनका नाम था। उनकी एक लिखी हुई किताब थी, फॉर सिनर्स ओनली, वो किताब का सारांश। ऐसा पूरा एक मिला के और हमारी मानसिकता को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल सबने 12 कदम हमारे सामने में रखे कि शराब ही हमारा प्रॉब्लम नहीं है तो हमारा बहुत कुछ और भी दूसरा प्रॉब्लम है। जब तक उसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो शराब की दूरी मुझे नहीं मिल सकती। तो सबसे तो शुरुआती दिनों में तो मुझे अपनी रिकवरी की तरफ ध्यान देना था। तो और बोलते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। और 12 कदमों का जो पूरा सारांश है, वो हर कदम मुझ जैसे शराबी का ईगो डिफ्लेक्ट। मैं केवल शराब से दूर था, लेकिन अपने ऊपर काम नहीं कर रहा था, तो मेरे को वो रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। तब मैंने बहुत जल्दी स्पॉन्सर बना लिया था।
और जब स्पॉन्सर का दिमाग खाना चालू किया और स्पॉन्सर मेरे हर जगह मेरी कहाँ कहाँ गलती है ये बताना जब चालू हुआ, तब उसके ऊपर काम करना चालू किया, तब मुझे धीरे धीरे मेरे घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते थे, गाली गलौज होता था या तोड़ फोड़ होती थी, वो बंद होना चालू हुआ। तो 12 कदम मेरे रिकवरी के लिए कितने इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक शराबी के सामने एक सबसे बड़ा ये रहता है, उसका ईगो बहुत ये रहता है, और पहला कदम ही कहता है कि आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल एंड माई लाइफ मैनेजर। शराब के सामने मैं हतबल था। अरे यार, मुझे तो ऐसा लगता था शराब अपने बाएं हाथ का खेल है, मैं कभी भी इसको हैंडल कर सकता हूँ, और मैंने किया था 3 महीने 6 महीने। मेरे पेट में अल्सर मेरा फूट गया था, एक लाइफ लाइन मिल गई थी। तो उस समय डॉक्टर ने मना करने के बाद 11 महीने शराब से दूर था, तो मेरा एक कॉन्फिडेंस था अपन शराब को कभी भी बंद कर सकते। लेकिन धीरे धीरे ए में आने के बाद पता चला कि मैं अपने बलबूते पे शराब नहीं छोड़ सकता हूँ। तो सोशल ओकेजनल प्लानर जो कैटेगरी है, वो कैटेगरी में मैं शराब नहीं पी सकता हूँ, क्योंकि शराब पी पीकर मेरे शरीर में इस प्रकार की एलर्जी हो गई कि अभी मैं कंट्रोल में ड्रिंकिंग नहीं कर सकता। एक समय मेरा ऐसा था कि मेरा व्हील पावर काम करता था, मैं चाहता था शराब रोक सकता था, चाहता था शराब चालू कर सकता था, लेकिन वो व्हील पावर मेरा ऐसा हो गया कि उसके ऊपर कब वाइन पावर हावी हो गया मुझे पता नहीं चला। तो शराब मेरा प्रॉब्लम है, और उसके सामने में मुझे हतबलता स्वीकार करना बहुत टेढ़ी खीर थी, आसानी से नहीं माना मुझे। अंदर से बाय हार्ट जिसे बोलते रिग्रेस्ट ऑनेस्टी, रिग्रेस्ट ऑनेस्टी से मैं एक शराबी हूँ ये बोलने के लिए कम से कम 4 से 5 महीने लगे। कैजुअली मुंह से बोलता था, लेकिन जो बाय हार्ट आया वो 5 से 6 महीने लगे। यस, आई एम एन अल्कोहलिक। और मेरे शराबखोरी के कारण मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अब दोस्तों, ये अस्त व्यस्तता मेरी कहाँ कहाँ थी ये मुझे सोचना था। एक शराबी के जो इम्पोर्टेंट फ्रंट होते हैं, एक उसका घर परिवार, फिर उसका आस पड़ोस, फिर उसका समाज, उसकी रिश्तेदारी, उसको जहाँ काम धंधा करता है, वो उसका कार्य क्षेत्र, और सबसे बड़ी अगर अस्त व्यस्तता जो कही थी तो वो थी मेरी मेंटालिटी में। एक सोच में, विचारों में ऐसी विकृति आ गई थी। विकृति बोलूंगा क्योंकि एक अच्छा इंसान जो कभी ये नहीं सोचता कि मैंने खुद को खत्म कर लेना चाहिए, लेकिन वो विकृति आ गई थी, एक पागलपन आ गया था। तो ये सब जगह पे मुझे जो अनमैनेजेबिलिटी थी उसको स्वीकार करना, लेकिन उसके लिए मुझे कहीं ना कहीं, जो मैं ऐसा लगता था कि शराब को मैं हैंडल कर लूंगा, नहीं, तो मुझे कहीं कहीं ना कहीं जो मेरे से एक हायर पावर है उसकी मुझे मदद मांगनी पड़ेगी। और दोस्तों, मदद मांगने का सिलसिला शुरू हो गया, पहले तो शराब की दूरी के लिए, और बाद में धीरे धीरे अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने बताया प्रोफाउंड चेंज इन माय पर्सनैलिटी। मुझे मेरे व्यक्तिमत्व में एक आमूलाग्र परिवर्तन लाना है, और जब तक मैं अपने में बदलाव नहीं लाऊंगा तो मुझे उसके परिणाम नहीं दिखेंगे। और जब दोस्तों मैंने खुद का एनालिसिस करने का काम शुरू किया, और जब एनालिसिस करना चालू किया, तो एक पूरा एक नंद चित्र मेरा दिखना चालू हो गया कि मैं किस प्रकार का इंसान हूँ। मेरे नाक के ऊपर गुस्सा है, लोगों के प्रति रिजेंटमेंट है, खुन्नस है, हाँ, पैसों के पीछे भागने की है, काम वासना है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और जब दोस्तों ये स्पॉन्सर के साथ में इसके बारे में चर्चा करना, ये करना, तब दोस्तों उन्होंने बताया कि इसके लिए भी तुझे ईश्वर से मदद मांगनी पड़ेगी, तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सारे इतने कैरेक्टर लेके चलेगा तो दोस्तों तू शराब से दूरी हासिल नहीं कर सकेगा। आज नहीं कल शराब तेरा घात कर सकती है। दोस्तों, खुद के क्रियाकल्पों को याद करना, उसको लिखना, ये कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर देखे ऐसे थे कि मुझे छोड़ने की इच्छा नहीं होती थी, बहुत प्यारे प्यारे से लगते हैं। तो कैरेक्टर जब तक छोड़ने की इच्छा नहीं होती है, ऐसा लगता है इसको छोड़ दूंगा तो यार मैं नपुंसक बन जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, मैं तो कहता हूँ कि 12 कदम मुझसे शराबी को लेना एक अनिवार्य हो जाता है, एक मजबूरी हो जाती है। क्योंकि अगर मुझे एक अच्छा जीवन जीना है, दूसरों को एक अच्छा जीवन जीने देना है, और मुझे सेरेनिटी चाहिए, तो मुझे 12 कदमों पे चलना बहुत आवश्यक होता है, और इसके लिए स्पॉन्सर की आवश्यकता होती है। बगैर स्पॉन्सर के मैं 12 कदमों का कार्यक्रम ले ही नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद की नज़र में एक हीरो हूँ। मैं हर जगह पे खुद को हीरो रखता हूँ, मेरी गलतियां मुझे नहीं दिखती, लेकिन मेरा जो स्पॉन्सर होता है, जो मुझे मेरा आईना दिखाता है, मेरी पीठ दिखाता है, वो जब जब मैं पिंक क्लाउड में आता हूँ तो मुझे वो पिन मारने का काम करता है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी उड़ने वाला इंसान हूँ। तो उसके लिए स्पॉन्सर की बहुत आवश्यकता होती है। आज भी मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं रिकवर हो गया हूँ। हम कोई शराबी नहीं हमारे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जो रिकवर हो गया, हम रिकवरिंग प्रोसेस में हैं। मैं अभी भी संत नहीं बना हुआ, लेकिन पहले जो 10 गलतियां होती थी, आज वो गलतियां नहीं होती।
क्योंकि हर चीज करने के पहले अल्कोहलिक अनोनिमस थिंक 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 बोलती है, 3 बार विचार कर। तो कोई भी चीज करने के पहले 3 बार विचार करना होता है कि इसके क्या परिणाम होने वाले हैं। वो बोलते हैं कि अच्छा सर्वोत्तम का शत्रु है। मुझे तो हर चीज अच्छी लगती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो भविष्य में जो बहुत अच्छा होने वाला है उसका अच्छा ये आज शत्रु है। तो इसके परिणाम आगे क्या हो सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे को मैं किस लैंग्वेज में बात करता था, अगर कोई दूसरा मेरे साथ उस लैंग्वेज में बात करता है तो मुझे पसंद नहीं आता है, तो मैं कैसा लैंग्वेज में बात करता, तो उसके ऊपर उसका किस प्रकार से असर होता होगा। आज उसका रियलाइजेशन होता है। मैंने हमेशा सबसे ज्यादा तकलीफ दिया होगा तो परिवार को, क्योंकि मैंने इमोशनल अत्याचार काफी किए होंगे। मुझे मालूम था मेरी बीवी मेरे को छोड़ के नहीं जाने वाली, क्योंकि उसके माँ बाप नहीं है, उससे छोटी 3 बहना है, उससे 2 छोटे भाई है, मैं बड़ा दामाद हूँ, तो मुझे मालूम था मेरे मुंह के ऊपर कोई नहीं आने वाला है। तो इसका मैं हमेशा फायदा लेता था, कमर के नीचे की लैंग्वेज का इस्तेमाल करता। तो दोस्तों ये जो बातों का जो उनके हृदय के ऊपर जो अंतःकरण के ऊपर जो वार हुआ है, आज मुझे समझ में आता है कि मैं कितना भी उनको ये करूँ वो भरने वाले नहीं है। क्योंकि किसी चीज से हम अस्त्रों से शस्त्रों से अगर कुछ वार करते तो उसके घाव भर जाते हैं, लेकिन हृदय पे हुए हुए घाव घाव जो है वो भर के नहीं निकलते हैं। तो उसके लिए आज मेरी क्या एक्शन होनी चाहिए। तो मेरी एक्शन आज वही होती है कि इन लोगों को मैंने बहुत सिखाया। आज मेरे किसी भी शब्दों से, वाणी से, मेरे किसी व्यवहार से या किसी भी प्रकार से इनका मन नहीं दुखे, इनको तकलीफ नहीं हुए, ये मेरा आज प्रयत्न रहता है। बच्चे डरे सहमे रहते थे कि क्या है इनके साथ सामने में क्या डिमांड रखना, अगर कुछ भी बोल देगा तो माहौल देख के और विचार देख के मेरे सामने में डरे सहमे आते थे। लेकिन दोस्तों आज वैसा माहौल नहीं है। एक समय था कि बच्चे छोटे थे, उनको गोद में लेके उनका लाड़ प्यार करने का समय था, जो मैं अल्कोहलिज्म में दबा चुका हूँ। आज लड़कियां बड़ी हो गई है, बड़ी लड़की फाइनल ईयर इंजीनियरिंग में है, इतनी बड़ी होगी मेरे हाइट की होगी, अब उसको मैं वो लाड नहीं कर सकता, लेकिन आज मैं ये कोशिश रहती कि उनका दोस्त बन सकूं। उनकी जो जरूरतें थी वो पैसे से मैंने दारू किया हुआ, तो आज जो मेरा जो पैसा बच रहा है उनके ऊपर उनका अधिकार है। आज ये समझ आई है। मुझे ऐसा लगता था यार मैं तो इनको किसी चीज की कमी नहीं करता हूँ। 500 मांगते 1000 देता हूँ, 1000 मांगते 2000 देता हूँ, एक चीज मांगते मैं 3-3 लाख देता हूँ। ये मेरी सोच थी कि यार घर में तो मैं हर जवाबदारी पूरी कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों वो मैं गलत था। आज मुझे यहाँ समझ में आया कि पैसे से मैं जो चीजें तोलता था उसमें वो चीज प्यार नहीं था। आज उनको मेरा प्यार चाहिए, संवाद चाहिए, उनके साथ में उनका दोस्त बन के। क्योंकि शुरुआती दिनों में उनको गार्डन लेके जाता था, रुपए के वो फल्ली दाने या पानी पूरी खिलाता तो उनको बड़ा आनंद आता था, जो मैं हजारों रुपए में गवा चुका था। ये चीज समझ में नहीं आई। मेरे घर का वातावरण पहले जो एक मकान शांतता थी, आज मुंडन जैसा वातावरण। मुझे ऐसा लगता था मैंने 3 मंजिला मकान बना लिया, लेकिन दोस्तों 4 दीवारी और छत से मकान नहीं बनता। वो घर में रहने वाले जो लोग हैं उनके विचार, उनके विचारों को तवज्जो देना, उनके प्यार को समझना, उनकी जरूरतों को समझना, उनके विचारों को सुनना और उस प्रकार एक्शन करना। क्योंकि मैं हिटलर था, मैं बोलूँ तो वही कायदा चलता था। आज वैसा नहीं है। आज ग्रुप कॉन्शियस होता है। ग्रुप कॉन्शियस में मैं माइनॉरिटी में रहता हूँ, वो उनके हिसाब से होता है। तो ये सब चीजें दोस्तों आज मेरे आस पड़ोस का वातावरण ठीक है। मेरे घर के लड़ाई झगड़े मेरे ससुराल जाते थे, रिश्तेदारी में जाते थे, वहाँ का वातावरण खराब हो जाता है। आज वैसा नहीं है। एक समय था मेरी अपकीर्ति जा रही थी शराबखोरी के कारण, लेकिन आज जब सोबराइटी की इस प्रोसेस में हूँ तो मेरी अच्छाई भी जा रही है। तो जो लोग दूर गए थे सब नजदीक आ रहे हैं। आज हर चीज में कुछ पूछा जाता है, जवाबदारी दी जाती है। दोस्तों ये सब खो चुका था। जहाँ मैं काम धंधा करता हूँ ऐसा लगता था कि मेरा बॉस है, जबरदस्ती मेरे पे खुन्नस खाता है, मेरे पे काम लाद रहा है, ये करता है। आज मेरे इसलिए मेरे वहां पे भी लड़ाई झगड़े होते हैं। मेरे सबॉर्डिनेट हाथ के नीचे के जो एम्प्लॉय थे उनके ऊपर मैं गुस्सा निकालता था। आज वैसा वातावरण, आज सोच में बदलाव आया है कि यार जिस जगह मैं काम करता हूँ यहाँ से मेरे को रोजी रोटी मिलती है, इसके कारण मेरे घर का चूल्हा जलता है। तो ये मेरे को कोई अपने घर का काम नहीं बता रही, ये मेरी जिम्मेदारी है। ये बदलाव आया है दोस्तों। जो समाज से फेंका हुआ था, दूर हो चुका था, परिवार से दूर हो चुका था, आज कहीं ना कहीं ये रिकवरी 12 कदमों का जो कार्यक्रम किया हो, उस रिकवरिंग प्रोसेस में होने के कारण आज एक अच्छा जीवन में जी रहा हूँ और किसी के उपयोग में भी आ रहा हूँ, दूसरों को भी जीने दे रहा हूँ। तो दोस्तों यही है कि आज रिकवरिंग प्रोसेस में होने के कारण ही कहीं ना कहीं एक
आ गया है कि आज जिस चीज के लिए बहुत सारे हमारे मेंबरों के अनुभव भी हम सुनते हैं कि जिस चीज के लिए हम तरस रहे थे, शराब की दूरी के लिए लाखों प्रयत्न कर लिए, घर वालों ने, परिवार वालों ने, समाज ने, कई रिहैब सेंटर, कभी हॉस्पिटलाइज, आवा बावा गंडा तक, लेकिन वो शराब की दूरी नहीं मिल रही थी। ऐसी एक कीमती चीज आज मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस से मिली हुई है। तो इसको टिकाए रखने के लिए मुझे क्या करना है? तो टिकाए रखने के लिए मुझे कहीं ना कहीं मुझे हमारी जो यूनिटी है वो भी टिकाए रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम यूनाइटेड नहीं रहेंगे तो आज जो मुझे कीमती चीज मिली हुई है वो कभी भी मेरे से छीन सकती है। तो इसके लिए मुझे एक की बहुत आवश्यकता है। और एक की आवश्यकता जब है तो उसके लिए मुझे मेरे ग्रुप का और मेरे ए का वातावरण किस प्रकार से होना चाहिए उसके लिए मुझे भी प्रयत्न करना चाहिए। तो दोस्तों बात आती है फिर यूनिटी की, क्योंकि मेरी जो सोब्राइटी है वो हमारी एकता के ऊपर टिकी हुई है। और एकता बनाए रखने के लिए मुझे किन किन चीजों का सेक्रीफाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों उसी के लिए, क्योंकि मुझ जैसा शराबी, पराकोटी का अहंकारी, हाँ, अव्वल दर्जे का, मेरे मुर्गी की एक टांग वाला, मेरी सुनो, क्योंकि मेरे में भी वो कैरेक्टर था कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, ऊंचे ओहदे पे हूँ, मेरे को ज्यादा समझता है, मैंने तो ज्यादा किताबें पढ़ी हुई है, तो मेरी सुनने को ना, दोस्तों ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में हर एक बंदे को बोलने का अधिकार है, उसके विचार रखने का अधिकार है। तो अगर मैं अपनी ये हिटलरशाही अपने होम ग्रुप में या संपूर्ण ए में लगाने की कोशिश करूंगा तो कहीं ना कहीं मेरे होम ग्रुप का वातावरण या मेरे ए का वातावरण दूषित हो सकता है। तो मुझे 12 कदम जो है मुझे मेरा पूरा ईगो डिफ्लेक्ट कर देती है, ईगो डिफ्लेक्शन के प्रोसेस में लाती है। और वो ईगो डिफ्लेक्शन मुझे कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस सिखाता है कि मुझे किन किन चीजों का सेक्रीफाइस करना है। तो मुझे मेरी पर्सनल एम्बिशंस का, मेरी महत्वाकांक्षाओं का, पावर, प्रेस्टीज, मनी, इन चीजों का सेक्रीफाइस सिखाता है। डब्ल्यू कहते हैं वी आर द चिल्ड्रन ऑफ चाउस, हम अराजकता की संतानें हैं। क्योंकि पूरे गांव भरे के एक प्रकार से आतंकवादी बोल दो, शब्द मेरे को सूझा नहीं हिंदी का, गलत अर्थ में, पूरे यहाँ इकट्ठा हुए अल्कोहलिक्स एनोनिमस में। और ये एक सूत्र में इनको बांधे रखना हमारे को फाउंडर के रखने की बहुत बड़ा ये था, टास्क था। और बिल डब्ल्यू साहब ने लिखा हुआ है, इफ वी डू नॉट फॉलो द ट्रेडिशन ग्रुप सी कैन डाई। अगर हम ट्रेडिशंस का फॉलो नहीं करते, पालन नहीं करते, तो हमारा ग्रुप बीमार हो जाता है और ग्रुप मर जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम ट्रेडिशन का पालन नहीं करेंगे तो हमारा ग्रुप का वातावरण दूषित हो जाएगा, ग्रुप बंद पड़ जाएगा। और अगर ग्रुप बंद पड़ गया या ग्रुप मर गया तो मेरा मृत्यु अटल है। तो इसलिए मुझे मेरे ग्रुप का वातावरण, मेरे ए का वातावरण ये रखने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे हम एक झुंड में रहते हैं। और झुंड से अगर मैं बाहर निकलने की कोशिश करूंगा तो अल्कोहलिज्म नाम का जो राक्षस है वो मेरा घात करने के लिए बाहर तैयार बैठा हुआ है। तो मुझे इस झुंड में, ये मेरा जो सुरक्षा कवच है जो शुरुआत में मैंने बताया, मेरा सर्कल, इस सर्कल में मुझे रहना है। तो सर्कल के नियम भी मुझे पालना बहुत आवश्यक हो जाता है। तभी मैं वो नियम का पालन करूंगा तो हमारी यूनिटी बरकरार रहेगी। मुझे सार्वलौकिक कल्याण के बारे में सोचना पड़ेगा। कार्यक्रम सेल्फिश बोला गया है, लेकिन वो सेल्फिशनेस भी मेरे दूसरों के सोब्राइटी के ऊपर और उसके कल्याण के ऊपर मेरा मेरा सोब्राइटी टिकी हुई है। तो मुझे हर एक ग्रुप में आकर आने वाले जो बंदे हैं उनके बारे में सोचना पड़ेगा। मेरे ग्रुप के और भी जो मेंबर है या मेरे सराउंडिंग में जो भी ए फेलोशिप है उसके बारे में जब मैं सोचूंगा तो ही मेरी सोब्राइटी टिकी रहेगी। दोस्तों हमारे यहाँ बोलते हैं कि हमारे ग्रुप कॉन्शियस को कैसे महत्व देना है, क्योंकि हमारे नेता विश्वस्त सेवक है, वो शासक नहीं है। हम लीडरशिप है हमारी इसमें, और लीडरशिप मेरे पास में आती है, लेकिन हम वे डू नॉट गवर्न, हम किसी के ऊपर अधिकार नहीं करते हैं। जैसे जैसे मैं पद पे आता हूँ तो मुझे दूसरों से अधिकार लेने की, यानी उनके विचार लेने की मेरे में वो प्रैक्टिस आनी चाहिए। क्या मैं ग्रुप कॉन्शियस को तवज्जो देता हूँ? अगर मैं ग्रुप कॉन्शियस को नहीं मानता हूँ तो मैं एक फ्लो से फेंका जाऊंगा। क्योंकि ग्रुप में हर एक मेंबर को बोलने का पूरा अधिकार है, चाहे वो कितने साल का भी रहे, उसको विचार रखने का अधिकार दिया हुआ है। और माइनॉरिटी को बहुत बड़ा महत्व अल्कोहलिक्स एनोनिमस में दिया गया है। माइनॉरिटी की अपील पहले सुनी जाती है। तो जब कभी मुझे भी बोलने का अधिकार है, मैं अपने विचार सिर्फ रख सकता हूँ, लेकिन मेरे विचारों के हिसाब से ही होना चाहिए, इस बात का मैं हट नहीं कर सकता।
अगर ग्रुप जिस साइड में जा रहा है, अगर मेजोरिटी उधर साइड में जा रही है और मैं माइनॉरिटी में हूँ, तो मुझे बोलने का अधिकार है। मैं बोलने के बाद में भी अगर मेरा ग्रुप मेरे साइड में नहीं आता है, तो मुझे उनके द्वारा लिया गया निर्णय मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। तो ही मेरा ग्रुप का वातावरण ठीक रहेगा। हो सकता है कभी कभी मैं अपने विचार रखता हूँ, तो मेरा ग्रुप मेरे साइड में भी आ सकता है कि नहीं यार, ये बंदा सही बोल रहा है, हम गलत है। इस प्रकार से ये में होता है। लेकिन मैं एक गुड ओल्ड टाइमर की प्रोसेस में हूँ कि ब्रीडिंग रिकॉर्ड की प्रोसेस में ये मुझे तय करना है। गुड ओल्ड टाइमर की एक परिभाषा दी गई है कि एक पीछे के बेंच पे बैठकर नए बंदों को काम करने देता है, और जब कभी ग्रुप अड़चन में आता है, तो वो ओल्ड टाइमर के पास जाते हैं और ओल्ड टाइमर अपने अनुभव के द्वारा सजेशन देता है। तो उस प्रकार से ग्रुप का काम होता है। लेकिन मैं ग्रुप का संस्थापक हूँ, मैं ये हूँ, मैंने इसको लाया, मैंने उसको लाया, अगर ये हिटलरशाही मैं करूंगा, तो कहीं ना कहीं शुरुआती दिनों में मेंबर सुन लेते, लेकिन जैसे जैसे उनको कार्यक्रम समझ में आता है, तो एक बगावत हो जाती है और फिर वो ग्रुप के टुकड़े होना चालू हो जाते हैं। तो मैं अपना निर्णय दूसरे के ऊपर नहीं लाद सकता। कोई भी चीज है में अगर करनी है, तो किसी के नाम का इस्तेमाल कर रहा हूँ, किसी का ये कर रहा हूँ या किसी चीज का कर रहा हूँ, तो मुझे उसकी सहमति लेना, ग्रुप कॉन्शियस लेकर ही उसके हिसाब से मैंने कार्य करना चाहिए। हमारे नेता विश्वस्त सेवा के शासक ने, हम सेवा के लिए आते हैं। जो मुझे ग्रुप लेवल से लेके चेयरमैन, सेक्रेटरी से लेके और नेशनल लेवल तक की सर्विस होती है, जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है उसमें मैं जाऊंगा। तो ये मुझे ईश्वर ने सौंपा हुआ कार्य है, ये मेरा सौभाग्य है। तो इसका मैं अपने आंग में नहीं लाऊं। ये मुझे फेलोशिप ने ट्रस्ट करके, मेरे को एक विश्वास करके मुझे सौंपा गया है। तो मैं इनके विश्वास पे किस प्रकार से खरा उतरूं, ये मेरी ताकि हमारी एकता टिकी रहे। मैं अपने ग्रुप में कोई मेंबर आ रहा, तो उनके साथ में क्या मैं भेदभाव कर रहा हूँ? ये उस जाति का है, ये इस जाति का है, ये कम पढ़ा लिखा है, ये पैसे वाला है, ऐसा भेदभाव मुझे नहीं करना है। मेरे ग्रुप को स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन वो स्वतंत्रता का मैंने स्वैराचार नहीं करना है। ये बात मुझे दी गई। बोलते हैं चौथी ट्रेडिशन कि एवरी ग्रुप इज ऑटोनॉमस। हाँ, हर एक ग्रुप को स्वतंत्रता दी गई है, हम आधा ही पार्ट लेते हैं। लेकिन उसका आधा पार्ट क्या कहते हैं कि मेरे कृत्य के कारण अन्य समूह पूरी ए संस्था को प्रभावित करने वाले मामले को छोड़ के मुझे स्वतंत्रता दी गई है। तो मेरा ऐसा कोई कृत्य नहीं होना चाहिए, मेरे ग्रुप का ऐसा कृत्य नहीं होना चाहिए कि जिसके कारण अन्य समूह या संपूर्ण ए फेलोशिप को नुकसान पहुंचे। ऐसा कृत्य नहीं होना चाहिए। ये कृत्यों को ध्यान में रखते हुए मुझे स्वतंत्रता दी गई है। नहीं तो एवरी ग्रुप इज ऑटोनॉमस, मेरा ग्रुप स्वतंत्र है, हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं दोस्तों, मुझे गैर कृत्य या ट्रेडिशन के बाहर जाने का लाइसेंस अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने नहीं दिया हुआ है, ताकि अल्कोहलिक्स अनोनिमस का वातावरण दूषित हो और कहीं ना कहीं मैं एक एक फ्लो से फेंका जाए। दोस्तों, तो ये और जो हमारा सिंगलनेस ऑफ पर्पस दिया गया है, वो मैं करूँ, क्योंकि एक ही पर्पज है, हमको कुछ शराब से दूर रहकर अन्य शराबी को शराब से दूर रहने पे मदद करना है। तो मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कुछ नया करने की ज्यादा कोशिश नहीं करूँ, क्योंकि ये सब प्रयत्न हमारे पूर्वजों ने कर चुके हैं। ऐसा कोई कृत्य नहीं जो हमारे पूर्वजों ने नहीं किया हुआ है। और जब 1941 में जब जैक अलेक्जेंडर का आर्टिकल आया था, और 41 से 46 का जो 6 साल का जो समय था, पूरी अराजकता वाला समय था, अल्कोहलिक्स अनोनिमस को डुबाने वाला समय था। हमारे पूर्वजों ने हर वो गलतियां की है, और वो गलतियों से उन्होंने दी गई है, और हमने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए हमको ये 12 ट्रेडिशन दी गई। तो ये ट्रेडिशन का पालन करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी। 46 में ट्रेडिशन पब्लिश हो गई थी, लेकिन ऐसा बांध दिया गया था, तो मुझे ऐसा शराबी, हमारे उस समय के शराबी मानने को तैयार नहीं थे। बिल डब्ल्यू साहब को 4 साल लगे ट्रेडिशन बनवाने के लिए, कि हमारे भविष्य के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, इसी के ऊपर हमारा भविष्य निर्भर है। दोस्तों, 4 साल बाद जब 1950 को हमारा दूसरा इंटरनेशनल कन्वेंशन, पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन क्लेवलैंड में हुआ था, तब ये ट्रेडिशन को हमने अडॉप्ट किया था, हमारी दूसरी लीगेसी तैयार हो गई। तो ये ट्रेडिशन हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, ताकि क्योंकि हमारे पूर्वज ने वो सब काम किया, दारू की कंपनियों के कॉन्टेक्ट में गए प्रचार करने के लिए, आकाशवाणी पे, दूरदर्शन पे। तो ये हमने वो कृत्य नहीं करना चाहिए, ताकि हमारा जो अनामिकता का तत्व है वो भी हमको ये करना है, जपना है। हमको कहीं से बाहर से मदद नहीं, पैसा नहीं लेना है। आज भी अल्कोहलिक्स अनोनिमस को करोड़ों अब्जों रुपये देने के लिए लोग तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन अगर हम वो लेंगे, तो वो लोग पैसा तो देंगे, लेकिन अपने मन के मुताबिक अल्कोहलिक्स अनोनिमस का काम चलाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करेंगे, और हमारा जो प्राथमिक उद्देश्य है उससे हम भटक जाएंगे। अगर हमारे पास में हमारे
लिमिट से ज्यादा पैसा आ जाएगा तो हमारा वो प्राथमिक उद्देश्य छोड़ के हम वो पैसे का कैसा विनियोग करना चाहिए, किधर जाना चाहिए, सोसाइटी बनाना चाहिए, बैंक खोलना चाहिए, ये पर्पज में घुस जाएंगे। इसलिए हमको बाहर से मदद नहीं देनी है। लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस का जो सिंगलनेस ऑफ पर्पज है, सबसे अल्कोहलिक को मैसेज पहुंचाना, तो उसके लिए भी मेरे को पैसा देना है। तो वो भी मेरे द्वारा, मेरा जो अंशदान है उससे मैंने देना चाहिए। मेरे हमको अल्कोहलिक्स अनोनिमस को किसी भी बाहर की संस्था को संलग्नित नहीं होने देना है, खास करके मेरे होम ग्रुप को। क्योंकि अभी हम देखते हैं ए और एल एनॉन के कॉमन प्रोग्राम होती है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस और एल एनॉन ये दोनों पैरेलल संस्था है, दोनों अलग संस्था है। दोनों को अलग अलग रखना है, इनको मिक्सअप नहीं करना है। इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? हम कैरेक्टर डिफेक्ट के लोग हैं, कैरेक्टर लेस लोग हैं। इसके परिणाम आगे क्या हो सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने सब हो चुका है, बहुत सारे उदाहरण हमको दिखते हैं, भूतकाल में भी हुए और होते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसा मैंने कोई कृत्य नहीं करना चाहिए जिसके कारण अल्कोहलिक्स अनोनिमस को नुकसान पहुंचे और हमारी एकता बरकरार रहे और हमारी यूनिटी को कहीं पे भी हानि नहीं पहुंचे। इसके लिए मुझ जैसे शराबी को मेरी जो पर्सनल एम्बिशन है कि मेरे मन के हिसाब से होना चाहिए, मेरी सुनने को होना, और जहाँ मेरे मन के हिसाब से नहीं होता है तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। फिर मैं ग्रुप में ग्रुपिज्म चालू कर देता हूँ, अपना समूह बनाना, 4 लोगों को लेकर अपना समूह बनाना चालू कर देता हूँ। एक ग्रुप में 2 ग्रुप बन जाते हैं और फिर वो ग्रुप का वातावरण खराब हो जाता है। और नहीं पट रहा है तो मैं अपने 4 लोग लेके अपना अलग चूल्हा जलाना चालू कर देता हूँ। उसको डॉक्टर बॉब ने हमेशा कहा है, डॉक्टर बॉब के वर्ड है कि व्हेन वी आर यूनाइटेड वी स्टैंड, व्हेन वी डिवाइडेड ए ग्रो। जब हम एकता में रहते हैं तो हम मजबूत है, लेकिन जब जब हम विभाजित होंगे तो एक ही ग्रोथ होनी चाहिए। हमको विभाजित होना है लेकिन अच्छे तरीके से, ये हमने रखना चाहिए। अगर एक ग्रुप में 40 लोग हैं तो 20-20 करके हम 2 ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन अच्छे इससे, ताकि हमारी यूनिटी टिकी रहे। इसके लिए मेरे को मेरी महत्वाकांक्षा है, मेरी हिटलर सही, मेरे मन के मुताबिक ही होना चाहिए। हाँ, मेरा पावर चलना चाहिए, मेरी प्रेस्टीज यहाँ पे रहनी चाहिए, मेरे हाथ में ही पैसा रहना चाहिए। ये चीजों का मुझे सैक्रिफाइस सिखाया है। और एनोनिमिटी का सादा सिंपल अर्थ है सैक्रिफाइस। तो सैक्रिफाइस किन किन चीजों का, जैसे कि मैंने बताया उसी प्रकार मेरे नाम का, मेरे चेहरे का, मेरे पद प्रतिष्ठा का, इन चीजों का भी मुझे सैक्रिफाई करना है। और जब मैं 12 कदमों पे चलता हूँ तो ये चीजें मेरे में गेन होती जाती है, तो ही मैं अच्छे तरीके से ट्रेडिशन फॉलो कर सकता हूँ। दोस्तों, समय काफी कम है, 3 विषय 3 धारा ये है। अब आता हूँ दोस्तों, ये जब हमारे इसमें बोला जाता है कि जिसकी रिकवरी अच्छी है, विषय भी जिसकी रिकवरी अच्छी उसकी सर्विस अच्छी, क्यों ऐसा बोला गया है दोस्तों? क्योंकि जैसे जैसे मैं कदमों पे आता हूँ तब मुझे मेरा ईगो तो डिफ्लेक्ट होते जाता है और ए के प्रति मुझे एक प्यार निर्माण होता है। जब सर्विस यूनिट एक की बात आती है, ट्रेडिशन फॉलो करता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे में वो नम्रता आ जाती है, टॉलरेंस आ जाता है, लोगों की 2 बातें सुनने की कला मुझ में आ जाती है। और ये कला जब मैं प्राप्त करता हूँ तो जब मैं सर्विस में आता हूँ उसका मुझे फायदा होता है। और इस तरह जब मेरा इन्वॉल्वमेंट रहता है तो इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए कहीं ना कहीं मेरा होम ग्रुप या मेरा इंटर ग्रुप या मेरा संपूर्ण ये फेलोशिप एरिया या रीजन मुझे वो सर्विस के मौके देते हैं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस को कोई बाहर का नहीं चलाता है, हम ही चलाते हैं। हमारे पूर्वजों ने ये पूरा एम्पायर मुझ जैसे शराबी के हाथ में सौंप दिया है कि हम ही इसका एक का काम चलाएंगे। एक डेमोक्रेसी हमारे इसमें लगी है। हम खुद ही हमारे में से हमारे नेता चुनते हैं जो एक ही सेवा करते हैं। तो उसके लिए भी दोस्तों बहुत सारे सेवा के माध्यम है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ऐसा नहीं है कि मैं पद पे रहकर ही अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सेवा कर सकता हूँ। मैं बिना पद पे रह के भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सेवा कर सकता हूँ। स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर 2 प्रकार की सेवा है जो मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के लिए तो करता हूँ, लेकिन उसका इनडायरेक्टली फायदा मेरे सोब्राइटी को होता है। मेरे घर परिवार में भी उसका फायदा होता है। ट्रेडिशन में घर परिवार में लागू कर सकता हूँ, उसी प्रकार में सेवा में अपने घर पे भी समाज में भी कर सकता हूँ। तो मीटिंग में उपस्थित रहना भी एक प्रकार की सेवा है। बहुत से लोग मैं देखता हूँ सोब्राइटी हासिल हो जाती है, फिर अपने बिजनेस में, नौकरी पेशा में, घर परिवार में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब और उनका एक के प्रति उनका जो दायित्व है वो कम होना चालू हो जाता है। दोस्तों, यही पे मैं गफलत करता हूँ। क्योंकि मैं अपना अनुभव बताऊंगा कि जिस दिन मैंने पहली मीटिंग किया था अल्कोहलिक्स अनोनिमस, उस मीटिंग में अगर मुझे 4 या 5 लोगों मीटिंग हॉल में दिखते रहते तो शायद मैं नहीं टिका रहता।
उस पहली मीटिंग में मेरे को 40 से 50 मेंबर दिखे। तो मुझ में एक हिम्मत आई कि नहीं यार, मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे, उनके भी अनुभव मेरे जैसे। तो मुझ में एक हिम्मत आई। तो मीटिंग में उपस्थित रहना भी एक प्रकार की सेवा है, ताकि मैं नए बिल्कुल एक भाई को एक ताकत देने का काम करता हूँ कि भाई तू अकेला नहीं है, तेरे साथ में हम इतने सारे लोग हैं। तो मीटिंग में भी मैंने रेगुलर जाना चाहिए। उसी प्रकार शेयरिंग करना भी एक सेवा है। तो शेयरिंग के माध्यम से भी मैं सेवा कर सकता हूँ। जैसे कि मैं डिनाइल पार्ट लेके बैठा था, यार ये बेवड़े मुझे क्या बताएं, मेरा तो वैसा नहीं है, मेरी बीबी नहीं गई, नौकरी नहीं गई, कर्जा नहीं हुआ। लेकिन हर एक बंदा आके वो मीटिंग में अपना अनुभव बता रहा था कि हमारा भी सतीश तेरे जैसा ही था। साला हमारा ठग था, बार में टेबल रिजॉर्ट रहता था, वेटर रिजॉर्ट था, वही सर्विस देता था, चखने में काजू खाते थे। लेकिन साला एक नौबत आ गई कि भिखारी के साथ में बैठ के हमने 2-2 रुपए की भीख मांग के दारू पिया है। भगवान, पीतल के भगवान बेच के दारू पिया है, खून बेच के दारू पिया है, शराब यहाँ तक लेके। तो उनके अनुभव सुन के मुझे मेरा आइडेंटिफिकेशन हुआ, सतीश तू रुक जा, आज तेरे जीवन में वो सब नहीं हुआ है, लेकिन कल हो सकता है। तो वो अनुभव भी उन्होंने बताया करके मैं रुक गया हूँ, नॉट एट के साथ। तो जब जब मुझे शेयरिंग का मौका मिलता है, मेरे कितने से गंदे अनुभव क्यों नहीं रहते, मैंने शेयरिंग करना चाहिए, ताकि दूसरा मेरा कोई भाई है उसको रुकने के लिए मदद हो सकती है। दोस्तों ये काम कर सकता हूँ। उसी प्रकार बहुत सारे लोग होते हैं कि जो शेयरिंग भी नहीं करते, लेकिन वो बाकी कामों में बहुत उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। जैसे जल्दी आएंगे, ग्रुप की साफ सफाई करेंगे, ब्लैक बोर्ड लिखेंगे, कॉफी सर्व करेंगे, वो काम करते हैं। कोई कोई ऐसे लोग बंदे होते हैं कि जो 12 स्टेपिंग का काम नहीं करेंगे, लेकिन बाकी झाड़ू पोछा भी नहीं करेंगे, लेकिन शेयरिंग इतनी अच्छी तरीके से करते, तो शेयरिंग के माध्यम से लोगों को रोकने का काम करते हैं। कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि जो शेयरिंग भी नहीं करते, झाड़ू पोछा भी नहीं करते, लेकिन मेंबरों को लाने ले जाना, आफ्टर मीटिंग बैठ के उसके सवालों के जवाब देना, उसकी बातें सुनना, उसको समझाना, ये काम करते हैं। दोस्तों इसके लिए किसी प्रकार की पद की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी काम मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस से कर सकता हूँ। ये भी सेवा होती है। उसके बाद में दोस्तों आता है स्ट्रक्चर सर्विस का, कि मैं ग्रुप लेवल से शुरू करूँ। मैंने वो काम किया है ग्रुप लेवल पे। 1 साल की सोसाइटी के बाद मुझे सेक्रेटरी बनाया गया। 1 साल मैंने सेवा दी, जल्दी जाना, ग्रुप खोलना, झाड़ू पोछा करना, ब्लैक बोर्ड लिखना। इससे मेरा ऐसा फायदा हुआ कि मेरे में एक डिसिप्लिन आ गया कि मेरे को तय समय पे वहां पे पहुंचना है। तो इसलिए मेरे को कैसा काम का नियोजन करना है, मेरे को ऑफिस भी देखना है, मेरे घर परिवार की कुछ जिम्मेदारी है, कुछ सामान ला के देना है, वो बराबर में वो मीटिंग तय समय के पहले कर देता था। एक डिसिप्लिन मेरे में आ गया। ये देखते देखते दोस्तों, वो जो मेरा इन्वॉल्वमेंट था उसमें मेरा जो फायदा हुआ, वो देखते हुए ग्रुप खुश हो गया, मेरे को चेयरमैनशिप दिया। चेयरमैनशिप का भी मौका मिला कि किस प्रकार से मीटिंग कंडक्ट करना चाहिए। एक कला रहती है, क्योंकि हमारे इसमें टाइम, टैलेंट और ट्रेजर बोला जाता है कि जो कुछ मेरा थोड़ा बहुत टैलेंट था, वो मेरे को मीटिंग में डालना है। कि आज ये मीटिंग में कोई नया बंदा आया है, तो मैंने कौन से विषय लॉन्च करना चाहिए, कैसा विषय देना चाहिए, ताकि इसके कंसेप्ट थोड़े क्लियर हो सके। अगर ग्रुप में एक आधा ओल्ड टाइमर आ रहा है, तो वो ओल्ड टाइमर से आज अपन ने कौन सा विषय सुनना चाहिए फट से। और मीटिंग में जो पर्सनल शेयरिंग हो रही है, तो पर्सनल शेयरिंग में किस प्रकार की समस्याएं उभर कर सामने आ रही है, तो फट से मैंने कौन सा विषय लॉन्च करना चाहिए, ताकि उनके कंसेप्ट क्लियर हो सके। फिर बाद में रेमेडीज है, कभी कभी स्पीकर मीटिंग बुलाना, स्टेप के ऊपर मीटिंग लेना। ये एक ये भी मुझे करने का दोस्तों मौका मिला है चेयरमैनशिप में। ये दोस्तों ऐसा होते हुए बाद में फिर मेरी एक सेवा चालू हो जाती है कि इसे देखते देखते, तो ये अगर मैं उस लायक हूँ, तो मेरा होम ग्रुप या ये मेरे पे ट्रस्ट करके मुझे ग्रुप का आईजीआर बना के भेजती है, तो मैं अपना ग्रुप का प्रतिनिधित्व करता हूँ संपूर्ण एरिया के इसके लिए, जहाँ मेरा इंटर ग्रुप है। मेरे ग्रुप की क्या समस्या है, अपने ग्रुप इंटर ग्रुप में लेके जा सकता हूँ। इंटर ग्रुप कहाँ कहाँ काम कर रहा है, और इंटर ग्रुप में क्या क्या करना चाहिए, हम जो इंटर ग्रुप को पैसा दे रहे हैं उसका विनियोग कैसा हो रहा है, ये सब बातों का, कहाँ कहाँ पीआई वर्क हो रहा है, और बाकी जगह और क्या क्या समस्या है, वो समस्या मैं अपने ग्रुप में आईजीआर के द्वारा लेके आ सकता हूँ, अगर मैं वो सेवा करता हूँ तो। उसके बाद में आता है दोस्तों, मेरे को इंटर ग्रुप में भी चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, पीआई चेयरमैन, अगर मुझमें वो गट्स है, वो टैलेंट है, तो मैं वहां पर भी अपनी सेवाएं दे सकता हूँ। और मैंने सेवा देनी चाहिए, क्योंकि अल्कोहलिक्स अनोनिमस को हम ही चलाते हैं। तो जब जब मुझे मौका मिलता है, तो मैं अपनी सेवा से नहीं भागना चाहिए। और ये मेरा जब इन्वॉल्वमेंट मेरे फेलोशिप में देखा, तो मुझे एक शुरुआती दिनों में नागपुर का एरिया डेलीगेट करके मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी गई।
मुझमें वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं जिम्मेदारी निभा पाऊंगा, लेकिन मेरे से ज्यादा मेरे फेलोशिप को विश्वास था कि थोड़ा जानकार है, पढ़ा लिखा है, इंग्लिश जानता है, वगैरह वगैरह, और इसमें वो दिख रहा था। तो उन्होंने मुझे नागपुर का डेलीगेट करके मुझे सेवा का मौका दिया। तो दोस्तों 3 साल मैंने वो नेशनल लेवल पे जीएसटी में जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस में वो मौका मेरे को मिला। तो मेरा भी बहुत अच्छा अनुभव रहा। 3 साल में मैंने अपने एरिया के लिए देखा कि काफी एरिया बड़ा है, वहाँ पर अपने विचार रखे, जो कुछ चाहिए था वहाँ वो दिया। तो डेलीगेट मैंने वहाँ से मांग के लाया अपने एरिया के लिए, और एक और बढ़ाने का काम किया। छत्तीसगढ़ में उस समय में ये नहीं पहुंची थी, तो 400 किलोमीटर दूर जाके वहाँ पर पीआई मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, रेलवे से अटैचमेंट हुआ, पुलिस डिपार्टमेंट से मेरा इंटरेक्शन हुआ, पुलिस कमिश्नर से मिला, उन्होंने पूरे पुलिस स्टेशन में पुलिस एनआरएमएस के बोर्ड लगाने की परमिशन दिया। रेलवे में हर महीने 2 मीटिंगें मेरी होती थी। उसी के अलावा रायपुर में, बिलासपुर में, जो छत्तीसगढ़ एरिया है वहाँ पर वो महिला मंडल, जहाँ अपने पारिवारिक समस्याओं का बहुत वाद विवाद आते थे, परिवार टूटने की केसेस आती थी, वहाँ पर वो शराबी उसके लिए जिम्मेदार थे। उनसे अप्रोच हुआ, वहाँ से मैसेज मिलते थे साइकेट्रिस्ट लोगों से, हॉस्पिटल से। आज बिलासपुर में, रायपुर में काफी ग्रुप हो गए, मेंबर सोबर हो गए। तो दोस्तों ये मैंने किसी के लिए किया नहीं है, इसका इनडायरेक्टली फायदा मुझे होता गया कि मेरे सोबराइटी में एक उसका फायदा होते गया, क्योंकि एक समाज से फेंका हुआ शराबी था, आज किसी के काम आ रहा था। तो जब मैं ईश्वर का काम कर रहा था, ईश्वर मेरे लिए काम कर रहा था। आज जैसा कि मैंने बताया, मेरा परिवार एक समय में ऐसा तरह से मैं रहता था। आज मैं बोलता हूँ कि आज मेरी बड़ी लड़की फाइनली, आज एयरफोर्स में उसका सिलेक्शन हो गया, आज वो प्लेन उड़ाती है। ये क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि मैं ईश्वर का काम कर रहा था, ईश्वर मेरे लिए काम कर रहा था। आज जब वो प्लेन उड़ाती है और उसकी वीडियोज वगैरह मिलती है, गर्व से छाती खुल जाती है कि साला अगर मैं शराब पीते रहता, मेरी फोटो घर में टंगी रहती थी, आज ये दिन देखने को नहीं मिलता था, मेरे बच्चों का क्या होता था। तो दोस्तों ये सब ईश्वर ने मेरे साथ में किया हुआ है। उसके बाद एक स्टेज आती है दोस्तों, रीजनल ट्रस्टी की। तो बहुत बड़ा रीजन है। अभी मैं अपने भारत में 18 रीजन है, उसमें का एक रीजन है नागपुर चंद्रपुर। उसका अभी मुझे फिलहाल में महीना भर भी होने का है, मुझे रीजनल ट्रस्टी करके चुना गया है। ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम होता है। हमारे 18 रीजनल ट्रस्टी है, जो बी क्लास जिनको बोला जाता है, जो शराबी है और शराब से अभी दूर है, रिकवरिंग प्रोसेस में। और हमारे उससे आधे 9 नॉन अल्कोहलिक ट्रस्टी है, जिन्हें ए क्लास ट्रस्टी बोला जाता है। ऐसे 27 लोगों का बोर्ड होता है, और इनके कंधों के ऊपर दोस्तों पूरे भारत भर की अल्कोहलिक एनोनिमस की जिम्मेदारी आती है। कि हमारी ट्रस्टीज लोग जो होते हैं वो फाइनेंस और पॉलिसीज बनाते हैं अल्कोहलिक एनोनिमस के लिए, वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज पूरा एक हफ्ता में 13 तारीख से लेकर तो 20 तारीख तक मुंबई में था। तो अपना समय देना पड़ता है। तो अगर मैं शराब पीते पीते रहता तो शायद मेरे में कितना समय बिता चुका हूँ। लेकिन आज अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे नया जीवन दिया होगा, आज मैं अपना थोड़ा समय अल्कोहलिक एनोनिमस से खर्चा कर रहा हूँ, तो कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। तो मैं वो समय वहाँ पर वो पूरा फाइनेंस और पॉलिसीज का ये करते हैं। जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस में डेलीगेट्स और ट्रस्टी, ये दोनों का काफी घमासान होता है, एक्सचेंज ऑफ व्यूज होते हैं, अपने अपने विचार रखते हैं। और मेरी अल्कोहलिक एनोनिमस किस प्रकार से चलने को ना, हमारे अल्कोहलिक एनोनिमस को चलाने के लिए हमने क्या क्या प्लानिंग करना चाहिए, वहाँ पर कॉन्फ्रेंस में डिसीजन होता है। डेलीगेट के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और डेलीगेट लोग जो रिकमेंडेशन देते हैं वो ट्रस्टी लोगों को फॉलो करना पड़ता है। तो उसमें भी अगर मैं ट्रस्टी बन के जाता हूँ तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वहां पर जाने के बाद में भी मैं 1 साल के बाद में वर्किंग ट्रस्टी की भी सेवाएं दे सकता हूँ, जिसमें चेयरमैन, पीआई चेयरमैन, ट्रेजरर और सेक्रेटरी, ये भी है दोस्तों। इनकी भी मैं 1 साल होने के बाद में ये पोजीशन पे भी मैं सेवाएं दे सकता हूँ। मैंने इस सेवा के माध्यम बहुत, और यही नहीं तो इन्हीं 18 ट्रस्टियों में से एक एओएसएम डेलीगेट करके चुना जाता है, जो एशिया ओशिया में मीट होती है। एशिया कंट्री के जितने देश है वहां पर इनकी मीट होती है, तो भारत से एक प्रतिनिधि जाता है। उसी प्रकार आज भारत में हम बोलते हैं कि 200 देशों में अल्कोहलिक एनोनिमस फैल चुकी है, तो वैसे ही भारत से एक डेलीगेट हमारा डब्ल्यूएसएम के लिए जाता है, वर्ल्ड सर्विस कॉन्फ्रेंस जो न्यूयॉर्क में होती है, वहां जाता है, तो भारत का प्रतिनिधित्व करता है। वो भी मैं सेवाएं दे सकता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में किस प्रकार से काम हो रहा है, वहां से अनुभव लेके वो भारत में बताता है। भारत से डेलीगेट और ट्रस्टी के मार्फत फेलोशिप में जाते हैं। इस प्रकार से अल्कोहलिक एनोनिमस की सेवाएं होती है। और दोस्तों ये सेवाएं यही तक ही नहीं, तन मन और धन से अल्कोहलिक एनोनिमस की
सेवाएं मुझे देनी है, क्योंकि तन से और मन से ही नहीं, तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस हमारी स्वावलंबी संस्था है, बाहर से किसी प्रकार की मदद नहीं लेती है। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस को हमको ही चलाना है। तो आज अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मेरे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है, मैं कितना इसको समझाऊं। और मेरा अनुभव है कि आज अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने मेरी जान बचाई है, और जान से बड़ी तो कोई चीज नहीं है। तो आज अल्कोहलिक्स अनोनिमस को मैं क्या देना लगता हूँ, तो टाइम, टैलेंट, प्रेशर और विलिंगनेस, एक इच्छा। ये मेरी इच्छा भी होनी चाहिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस का सेवा करने की। तो दोस्तों, मैं धन से भी अल्कोहलिक्स अनोनिमस की सेवाएं कर सकता हूँ। अगर मैं बहुत बिजी इंसान हूँ, मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं वो काम नहीं कर सकता हूँ, तो मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस को मेरा अंशदान, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जीएसओ इंडिया या मेरा कोई ये डिमांड नहीं करता है, लेकिन मैं भाग्यवान हूँ, मेरी जान बची है, मेरे को अल्कोहलिक्स अनोनिमस मिली है। लेकिन मेरे और बहुत सारे भाई है जो आज भी अल्कोहलिज्म में पीड़ित है, उनका परिवार अल्कोहलिज्म की यातनाएं भोग रहा है, उन तक अल्कोहलिक्स अनोनिमस का संदेश पहुंचाना है। तो मेरा ग्रुप, मेरा इंटर ग्रुप, डिस्ट्रिक्ट कमेटी, एरिया कमेटी और मेरा जीएसओ ये सब काम करता है, और ये सब काम करने के लिए दोस्तों पैसों की भी आवश्यकता होती है। तो मैं तो पैसों के माध्यम से भी अल्कोहलिक्स अनोनिमस की सेवाएं दे सकता हूँ। तो मेरी जो यथाशक्ति है, वो यथाशक्ति के हिसाब से मैंने मेरा कंट्रीब्यूशन अल्कोहलिक्स अनोनिमस को समय समय पे देना चाहिए। किटी बॉक्स में जो हमारा पैसा आता है, तो किटी बॉक्स का पैसा केवल और केवल शेयरिंग द मैसेज के काम में खर्चा होना चाहिए, ना कि वो एनिवर्सरीज की फंक्शन में खर्चा होने के लिए। एनिवर्सरीज करो, लेकिन उसके लिए खाना देना, ये देना अगर आपको है, तो उसके लिए हमने अलग से कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। हमने एक कैलिफोर्निया में एक शहर है नेवादा, नेवादा में एक प्लान बनाया था 10, 30 और 60। जो कुछ हमारी साल भर की किटी जमा होती है, 10% हमने ग्रुप में रखना चाहिए, 30% जीएसओ को देना चाहिए, 60% हमने इंटर ग्रुप को देना चाहिए, ताकि ये मैसेज स्प्रेड होने के लिए वो पैसे का विनियोग हो सके, उपयोग हो सके। तो दोस्तों, उसमें मैंने कंजूसी नहीं करना चाहिए। आज भारत में 40,000 मेंबर है, एक मेंबर ने 1 रुपया भी दिया तो एक मेंबर के 365 रुपये होते हैं। तो 40,000 मेंबर के कितने होंगे, 40,000 में हम 30,000 भी पकड़े तो 1,10,00,000 होते हैं। 1,10,00,000 रुपये जीएसओ इंडिया को जाता है। दोस्तों, मैं एक रुपए की बात कर रहा हूँ, एक दिन का 1 रुपया दोस्तों नहीं जाता है। अभी मैं कॉन्फ्रेंस बीओटी अटेंड करके आया हूँ, 15 लाख हम डेफिसिट में। जीएसओ का महीने का खर्चा 3 लाख का है, और आवक 2.5 लाख की। कैसा चलेगा काम। तो ये भी सेवा के इसमें ही आता है कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस का बहुत सारा लिटरेचर है जो ट्रांसलेशन नहीं हुआ है, बहुत सारी समस्याएं हैं। हाँ, हमारे भारत ही देश ऐसा है कि वहाँ बहुत सारे प्रांतीय भाषा चलती है। आज हमने जीएसओ इंडिया ने नेपाल और श्रीलंका को स्पॉन्सरशिप की गई है, आज नेपाली बिग बुक हम छापते हैं। ये सब चीजों के लिए पैसा लगता है। हमने वहाँ पे पेड सर्वेंट रखे हुए हैं, उनको भी हमको पगार देना है, भाड़े का ऑफिस है। तो आज मेरी अल्कोहलिक्स अनोनिमस किस प्रकार से होनी चाहिए, दोस्तों ये मुझे समझना चाहिए। ये तीनों जो विरासतें हैं हमारे पूर्वजों ने हमको 1955 का जो सेंट लुइस में दूसरा इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ था, वहां पर ये तीनों धरातल हमको समर्पित कर दी। तो मैंने शुरुआत में बताया था कि तीनों धरातल पे मेरी जो एक्शन है वो एक समान होनी चाहिए, कहीं पे भी कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर थोड़ी भी कम ज्यादा रही तो मेरे रिकवरी को भी घातक है, मेरे यूनिटी के लिए घातक है, और मेरे सर्विस के लिए भी। और इसका इनडायरेक्टली जो असर होता है मेरे सोब्राइटी के लिए होता है। आज नए बंदे आएंगे तो मुझे उनको देख के मेरा पहला दिन याद आएगा, तो नए बंदे आने को है, इसलिए मुझे सर्विस भी देना है। मेरा सोब्राइटी या मेरी जान बची है, वो जान बचाए रखने के लिए मेरी यूनिटी भी मेरे को टिकाए रखना है। तो उसके लिए मुझे मेरे हर महत्वाकांक्षाओं का मेरे स्वभाव के ऊपर काम करते हुए उसको भी मुझे काम करना पड़ेगा, और मेरी यूनिटी टिकाए रखना पड़ेगा। और रिकवरिंग प्रोसेस में तो मुझे आजीवन रहना है, क्योंकि मैं कभी रिकवर नहीं हो सकता हूँ। लेकिन रिकवरिंग प्रोसेस में अगर मैं रहता हूँ, तो खुद भी एक अच्छा जीवन जीता हूँ, दूसरे को जीने देता हूँ, और किसी के काम में भी आ सकता हूँ। दोस्तों, टाइम होते जा रहा है। मेरे जो इस विषय के ऊपर अनुभव थे, मैंने आपके सामने में रखने की कोशिश किया। आप लोगों ने मुझे धैर्य से और शांति से सुना, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। और बिल डब्ल्यू साहब को फिर से मैं उनके प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ऐसे ही बंदे अल्कोहलिक्स, हम बिल डब्ल्यू डॉक्टर बॉब नहीं बन सकते, लेकिन उन्होंने बताए हुए कदमों पे अगर हम थोड़ा बहुत चलते हैं। डॉक्टर बॉब ने बोला था कि मैं
मीटिंग में इसलिए जाता हूँ कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस का कर्जा फेर सकूँ। तो दोस्तों मैं जो मेरे ऊपर अल्कोहलिक्स अनोनिमस का एहसान है उसका वो तो चुका नहीं सकता, लेकिन उसकी बैच की किस्त अगर मैं चुकाना चाहूँ तो मैं चुका सकता हूँ। ये मेरा सही ग्रेटिट्यूड अल्कोहलिक्स अनोनिमस के प्रति होगा। मेरे अनुभव थे, आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।